हाँ जी, तो ऑन है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज है हमारे क्लास का डे 6। ठीक है, हम डे 6 पर आ गए हैं और डे 6 तक हम लोगों ने ग्लोबल कलर करना सीखा है, प्रिलाइट करके कलर करना सीखा है। सारी चीजें आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल मिल जाएंगी, आप देख के कर लेना। और बेटर तभी रहेगा कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि जब तक आप खुद से उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे या प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जैसे फराजी ने किया चोटी पर, अगर आप भी उस चीज को करते तो शायद आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती, क्लियरिफिकेशन मिलती है अपने आप को। तो डे 6 की क्लास में हम सीखने वाले हैं आज केराटिन। सबसे पहला आज हमारा टॉपिक है केराटिन, कि केराटिन क्या होता है, कब किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, किस केमिकल से पहले और किस केमिकल के बाद कर सकते हैं इसको। डाल लिया आपने, केराटिन डालो ऊपर। देखो, केराटिन जो होता है ना वो दो तरह का होता है। सबसे पहले होता है नेचुरल नेचुरल केराटिन। दूसरा केराटिन होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल केराटिन। नेचुरल केराटिन जो होता है ना वो होता है हमारे हेयर में, जिसकी वजह से हमारा बाल बना हुआ होता है। और आर्टिफिशियल केराटिन बनाती हैं कंपनियां। कंपनी हमें आर्टिफिशियल केराटिन बना के देती है। फॉर एग्जांपल जैसे जीके वगैरह आती है ना, जीके है, प्रोटेक है, कैरा फ्यूजन है, और अपना जैप है, अमेजोन केराटिन है, ग्रीन टी केराटिन है, बहुत सारे केराटिन आते हैं। तो ये जो कंपनियां आपको बोतल में केराटिन बना के देती है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल केराटिन। और जिसकी वजह से आपका बाल बना हुआ होता है वो होता है नेचुरल केराटिन, जिसको प्रोटीन के नाम से आप लोग जानते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूं, और हमें क्यों आर्टिफिशियल यानी कंपनी वाले केराटिन हमारे बाल पर क्यों करने चाहिए, इस चीज का रीजन भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। सबसे पहले तो समझो कि नेचुरल केराटिन क्या होता है। लिखो इस चीज को, आप लिखो नेचुरल केराटिन और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखो। नेचुरल केराटिन हमारा हेयर प्रोटीन होता है। नेचुरल केराटिन हमारा हेयर प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारा बाल बनता है। केराटिन के साथ 21 तरह के और केराटिन के साथ 21 तरह के और प्रोटीन और एसिड्स मिलकर हमारा बाल बनाते हैं। केराटिन के साथ 21 तरह के प्रोटीन और एसिड्स मिलकर हमारा बाल बनाते हैं, जिनका काम होता है हमारे हेयर को स्ट्रांग रखना, जिनका काम होता है हमारे हेयर को स्ट्रांग रखना, हमारे हेयर को नेचुरल बॉन्ड्स में क्रिएट करना, हमारे हेयर को नेचुरल बॉन्ड में क्रिएट करना, हेयर को पिगमेंट देना। पिगमेंट यानी कलर, बालों में जो कलर आता है वो भी आपके प्रोटीन की वजह से ही आता है। केराटिन हमारे हेयर का नेचुरल प्रोटीन होता है। लिखना मत, मैं रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लेना। केराटिन हमारे हेयर का नेचुरल प्रोटीन होता है जिसके साथ 21 तरह के और प्रोटीन और एसिड्स मिलकर हमारा बाल बनाने का काम करते हैं।
जिनका काम होता है हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग रखना, हमारे हेयर को नेचुरल बॉन्ड्स में क्रिएट करना। लिखो, जब हमारे हेयर से शैम्पू की वजह से जब हमारे हेयर से शैम्पू की वजह से, ब्लोंडर की वजह से, कलर की वजह से, जब हमारे हेयर से शैम्पू की वजह से, ब्लोंडर की वजह से, कलर की वजह से या किसी भी केमिकल करने के कारण हमारे हेयर का या किसी भी केमिकल करने के कारण हमारे हेयर का नेचुरल प्रोटीन कम होने लगता है, हमारे हेयर का नेचुरल प्रोटीन कम होने लगता है, तो हमें, या किसी भी केमिकल करने के कारण हमारे हेयर का नेचुरल प्रोटीन कम होने लगता है, तो हमें कंपनियों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल केराटिन की नीड पड़ती है। तो हमें कंपनियों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल केराटिन की नीड पड़ती है। आर्टिफिशियल केराटिन, अब लिखो नीचे आर्टिफिशियल केराटिन। लिख लिया आर्टिफिशियल केराटिन? ठीक है, अब इसका विस्तार लिखो। आर्टिफिशियल केराटिन हमारे हेयर में कभी भी पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। आर्टिफिशियल केराटिन हमारे हेयर में कभी भी पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। वो हमारे हेयर पर एक लैमिनेशन क्रिएट करता है। आर्टिफिशियल केराटिन हमारे हेयर में कभी भी पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। वो हमारे हेयर पर एक लैमिनेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारा हेयर स्मूथ, रिपेयर और स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। जिसके कारण हमारा हेयर स्मूथ, रिपेयर और स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। लिख लिया? ये डिफरेंस है बस दोनों में। नेचुरल केराटिन प्रोटीन से बाल बना हुआ होता है, और जब वो रिमूव होता है, उसको रिमूव होने के कारण मैंने लिखवाया आपको, वो नेचुरल नॉर्मल जो आप शैम्पू करते हो घर पे उसकी वजह से भी रिमूव हो सकता है धीरे धीरे, या जो आप रूट टचअप या कलर करवाते हो बाहर से उससे भी रिमूव हो सकता है। ब्लोंडर से तो रिमूव होता ही होता है। ब्लोंडर के बाद जब बाल जलता है ना, तो इसका मतलब समझ लेना उसका जो केराटिन था वो आपने पूरी तरह से निकाल दिया हो, तभी बाल जलता है ब्लोंडर से। और आप जब रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या कोई और केमिकल कराते हो बाल पर, उनकी वजह से भी आपका नेचुरल प्रोटीन बाल से लेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण आपको आर्टिफिशियल केराटिन की जरूरत पड़ती है कि आपका बाल स्मूदर दिखे, रिपेयर दिखे और स्ट्रॉन्गर नजर आए। तो आर्टिफिशियल केराटिन का काम होता है एक ऐसी लेयर बनाना आपके बाल पर जो स्मूथ, रिपेयर और स्ट्रॉन्गर नजर आती है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलो अब प्रोसीजर लिखते हैं केराटिन का।
लिखो प्रोसेस। केराटिन के प्रोसेस में सबसे पहले आपको करना होता है वॉश। वॉश करने के बाद सेकंड होती है उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डिपेंड करती है जिस टेक्सचर पर आप काम कर रहे हो, किस तरह से एप्लीकेशन आपको करनी है। देखो हमारे पास सबसे पहला एक टेक्सचर होता है वर्जिन, दूसरा एक टेक्सचर होता है आपका कलर ट्रीटेड हेयर, यानी कि ब्लोंडर वगैरह से, कलर वगैरह से जला हुआ जो बाल होगा। तीसरा टेक्सचर होगा आपका ओवर प्रोसेस, यानी किसी भी केमिकल से जला हुआ वो बाल। जैसे रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के बाद कोई वो करते हैं ना हम केराटिन की, रिबॉन्डिंग के बाद केराटिन करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं तो केराटिन करते हैं, या कोई भी स्ट्रेटनिंग करते हैं, या केराशाइन के बाद हम केराटिन करते हैं। तो उन सब सिचुएशंस में आपको केराटिन कैसे करना पड़ता है। अगर आप देखो वॉश तो सिमिलर है, सब में आप वॉश करोगे, लेकिन एप्लीकेशन आपको अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन और टेक्सचर करनी है। अगर आप वर्जिन बाल पर केराटिन कर रहे हो तो आप टॉवल ड्राई हेयर में कर सकते हो, टॉवल ड्राई हेयर में आपको एप्लीकेशन करनी है। लेकिन अगर आप कलर हेयर पर केराटिन कर रहे हो तो कलर हेयर पर आपको ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी चाहिए, या अगर आपने फ्रेश कलर किया है तो टॉवल ड्राई। अगर आपने कलर के साथ सेम डे आप केराटिन करने वाले हैं तो आपको टॉवल ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि गीले बाल में। ऐसा होता है ना कि कस्टमर कई बार बोल देता है कि आज ही कलर और आज ही केराटिन कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। उस सिचुएशन में आप कलर के बाद गीले बालों में केराटिन करोगे, लेकिन अगर वो 1-2 दिन रुक जाती है, बाद में कराती है कभी, या 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर केराटिन करा रही है तो आपको ड्राई हेयर में केराटिन करना चाहिए। तीसरा टेक्सचर है ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस बाल में आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ ड्राई हेयर में ही एप्लीकेशन करनी चाहिए, 100% ड्राई हेयर, पूरा सूखा बाल। इसके बाद आता है रेस्ट टाइम। केराटिन का जो रेस्ट टाइम होता है वो होता है 25 मिनट से 45 मिनट, डिपेंड करता है टेक्सचर पर। अगर आपका टेक्सचर ड्राई डैमेज है तो आप 25 मिनट ही रखना, अगर आपका टेक्सचर वर्जिन है तो आप 45 मिनट तक भी रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है केराटिन करने का 100% स्ट्रेट ड्रायर। 100% स्ट्रेट ड्रायर करना है आपको क्लाइंट का हेयर। उसके बाद आपको करनी है आइनिंग। आइनिंग टेम्परेचर भी आपको अकॉर्डिंग टू योर हेयर कंडीशन और टेक्सचर के हिसाब से आपको यूज करना है। पहली कंडीशन क्या है, वर्जिन बाल। दूसरी कंडीशन कलर ट्रीटेड। तीसरी कंडीशन ओवर प्रोसेस। तीनों ही कंडीशंस में आपको आइनिंग का टेम्परेचर अलग अलग यूज करना पड़ता है। वर्जिन बाल पर आप आइनिंग का टेम्परेचर रख सकते हो 210 तक, 210 डिग्री। कलर ट्रीटेड बाल पर आप आइनिंग का टेम्परेचर रख सकते हो 190। इससे ज्यादा टेम्परेचर आपको यूज नहीं करना कभी भी। ओवर प्रोसेस बाल पर 170। अगर आप इसके हिसाब से केराटिन करोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा, और हर एक केराटिन का रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई बिल्कुल ही थर्ड क्लास हो तो उसकी श्योरिटी हम नहीं दे सकते। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है।
कंपनी आपको कहती है स्पेशल शैम्पू लो, हमारा शैम्पू लो, उसी से वॉश करो, लेकिन ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, आप किसी भी शैम्पू से वॉश कर सकते हो, कोई भी शैम्पू मैडम, कोई भी शैम्पू मैडम। केराटिन करने के लिए सिर्फ बाल का क्लीन होना जरूरी होता है। पच्चीस मिनट ओवर प्रोसेस पे, 30 मिनट कलर वाले पे, और 40 से 45 मिनट वर्जिन बाल पे। ऐसे होता है ये, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ओके, मैं ये क्लास एग्जिट कर रहा हूँ, आप लोग वापस से ज्वाइन कर लेना, ये खत्म होने वाली है वैसे भी 1-2 मिनट में। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लो। फॉइल पेपर काट ले 2-3, ये लो 3-4 फॉइल काट दे, और एक बाउल में मास्क लिया, ब्रश लिया फटाफट। शोर मत करो, शोर मत करो, आएगा। शोर मत करो, निकिता सैनी। कैमरा ऑन कीजिए आपका। ठीक है मैडम, कर लीजिए। हाँ जी, वॉइस आ रही है सबको मेरी? फराज ही नहीं आई क्लास में। मेरी वॉइस आ रही है? कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि केराटिन को किस सिचुएशन में कब किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन रखते हैं स्मूथनिंग, दूसरी कंडीशन है कलर, तीसरी कंडीशन है हाइलाइट्स, बालियाज, कोई भी ब्लॉन्ड करने के बाद आने वाला कलर, चौथी कंडीशन है स्मूथनिंग, कलर, हाइलाइट्स, और इसमें चौथी कंडीशन आ सकती है आपकी ओवर प्रोसेस, कि जब किसी का बाल जल जाए, चाहे वो स्मूथनिंग से जला हुआ हो, चाहे किसी भी चीज से जला हुआ हो। पांचवी कंडीशन
वर्जन कि इन कंडीशंस में आपको केराटिन कब करना चाहिए, और अगर करना है तो कितने घंटे बाद करना है या सेम डे करना है, ये अब हम देखते हैं। अगर आपने किसी की स्मूथनिंग की है या उन्होंने किसी से स्मूथनिंग कराई है तो आपको हमेशा स्मूथनिंग के 1 वीक के गैप में ही आपको केराटिन करना चाहिए, यानी 1 हफ्ते का गैप दे करके आपको केराटिन करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट जिद करती है, नहीं मानती है, वो कहती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकती, तो आप सेम डे पर भी उसको केराटिन कर सकते हो। लेकिन सेम डे पर अगर आप उसे केराटिन करोगे तो आपको गीले बालों में उनको केराटिन की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि टॉवल ड्राई हेयर में। सेम डे अगर करोगे तो टॉवल ड्राई हेयर में आपको एप्लीकेशन करनी है, बाकी प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। दूसरी कंडीशन है कलर। कलर वाले बाल पर आपको कब केराटिन करना चाहिए? देखिए, अगर वो कलर आपने आज ही किया है, सेम डे अभी अगर कलर किया है, यानी कि अगर आपने डायरेक्ट कलर किया है तो आप सेम डे केराटिन कर सकते हो, लेकिन टॉवल ड्राई में अप्लाई करना है। यानी कि जब आप कोई भी 1 या 2 केमिकल सेम एक ही दिन में करते हो तो केराटिन वगैरह आपको सिर्फ गीले बालों में एप्लीकेशन करना चाहिए, सूखे बालों में कभी भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि बाल जो होता है वो केमिकल से कहीं ना कहीं आपका बाल थोड़ा सा डैमेज में जा सकता है, क्योंकि केराटिन भी एक केमिकल ही है। आप इतना ओवर केमिकल एक ही दिन में एक बाल को अगर करोगे तो आपका बाल कभी भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर आपने से बिल्कुल आएगा मैडम, बिल्कुल आएगा मैडम। अगर आपने हाइलाइट्स या कोई भी ब्लीच करके कोई कलर किया है तो उसके बाद आपको एक तो देखो सेम डे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, ये आपको मैं बता रहा हूं आज। सेम डे कभी भी अगर आपने ब्लीच किया है बाल तो सेम डे उसी टाइम आपको हाथों हाथ केराटिन कभी भी नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि जो ब्लोंडर होता है ना, ब्लोंडर आपके नेचुरल हेयर ऑयल को रिमूव कर देता है आपके हेयर से, और अगर आप उस पर एक और केमिकल डाल देते हो जिसमें आप आइनिंग भी करोगे, ड्रायर भी करोगे, तो बाल उल्टा ओवर हीट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको केराटिन सेम डे कभी भी नहीं करना चाहिए जब भी आपने कोई ब्लीच करके कलर किया हो, ठीक है। आप उनको गैप दो, कम से कम 2 दिन का गैप दे दो, 1 से 2 दिन के गैप में आप उन्हें केराटिन कर सकते हो, वो भी टॉवल ड्राई हेयर में। तो सेम डे करो, फिर बिल्कुल कर सकते हो, टॉवल ड्राई हेयर में कर सकते हो, गीले बालों में। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर फिर चेंज हो जाता है, वो भी आपको बताऊंगा मैं क्या होता है। आपने ये लिख लिया पहले ऊपर वाला सारा कि अगर आप स्मूथनिंग के साथ करते हो तो कोशिश करो कि 1 हफ्ते का गैप दो, लेकिन अगर केराटिन कस्टमर आपका नहीं मानता तो आप सेम डे करो, लेकिन टॉवल ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करके। कलर के बाद अगर आपने डायरेक्ट कलर किया है तो आप सेम डे कर सकते हो, लेकिन टॉवल ड्राई हेयर में ही करना है, सूखे बाल में नहीं लगाना आपको केराटिन। लेकिन अगर आपने कोई भी ब्लीच करके कोई कलर किया है, चाहे बालेआज किया है या हाइलाइट्स की है, तो 99% ये कोशिश रखना कि कम से कम 2 दिन का गैप हो बाल में, तभी केराटिन करना, और वो भी टॉवल ड्राई हेयर में करना, क्योंकि बाल ब्लोंडर के बाद बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, रूखा पड़ जाता है बाल, तो उसको मॉइस्चर की नीड होती है, जो कि गीले बाल से अच्छा मॉइस्चर और किसी चीज में नहीं पाया जाता। तो आप अगर सेम डे भी करना पड़ता है आपको तो भी टॉवल ड्राई हेयर में गीले में ही करना पड़ेगा। लेकिन जो ये एप्लीकेशन के बाद अपना रेस्ट टाइम आता है ना, एक तो रेस्ट टाइम हो जाएगा इसका 15 से 20 मिनट, यानी टाइम आपको कम देना है, और रेस्ट के बाद आपको दोबारा से ये केराटिन रिंस कर देना होता है बस। यानी जो प्रोडक्ट लगाया है उसको पानी से वापस से रिंस कर दो, निकाल दो बाल से, और उसके बाद बाकी का प्रोसीजर कर दो केराटिन का बचा हुआ, कि जो आप ड्रायर करते हो, आइनिंग करते हो, वो आप रिंस के बाद दोबारा से स्टार्ट कर लो अपना वापस। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट लगे लगे बाल को सुखाया ना, तो ये प्रोडक्ट उल्टा बाल को ओवरहीट कर सकता है, यानी कि बाल आपका उल्टा और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। अगला है ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस यानी कि जो बाल स्मूथनिंग से रिबॉन्डिंग करा के जब कस्टमर आती है और किसी का बाल जल जाए, तो उस जले हुए बाल पर आपको
100% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी चाहिए। और ये काम सेम डे कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाल ओवर प्रोसेस हो चुका है उस पर कोई भी केमिकल लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है आपके लिए। वो बाल उल्टा टूट सकता है, उसका कुछ भी रिएक्शन वो दे सकता है। तो सेम डे आपको कभी भी ये काम नहीं करना। अगर आपके ही हाथ से किसी का बाल जल जाए तो आप उन्हें कम से कम 3 दिन का टाइम दो, 3 डेज। 3 दिन के टाइम के बाद आप उन्हें केराटिन कर सकते हो, वो भी 100% ड्राई हेयर में। सूखे बालों में आपको केराटिन एप्लीकेशन करनी है, और वर्जिन बाल पे तो कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। चाहे टॉवल ड्राई में करो या सूखे में करो, वर्जिन बाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्जिन बाल बहुत स्ट्रांग होता है, वो हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है। पूछिए मैडम। हाँ, तो तभी तो मैंने तो मना ही किया है आपको कि जब भी आप ब्लीच करके कोई कलर करो, कम से कम 2 दिन का गैप दो कस्टमर को, क्योंकि उससे कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। गीले बाल में करोगे तो नहीं होगा, देखो मैंने आगे लिखा हुआ है, जब 2 दिन बाद भी आप उसको करोगे तो गीले बालों में केराटिन करना है आपको। लाइट भागी है। हाँ जी, हाँ जी, 1 सेकंड रुको, 2 मिनट दे दो मुझे। चल गया, अनुराग को बोला। हाँ जी, बताओ अमन जी। चल तो रहा है ये। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया आपको, माफ कर देना, गुस्सा मत करना। हाँ बताओ। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ है, ये फैलाया हुआ है लोगों ने जबरदस्ती बस। ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट बिल्कुल हीट पे सुखाओ, हीट पे ड्रायर करो, और आइनिंग टेम्परेचर कंट्रोल कर लेना, बस उतना काफी है। आइनिंग मैडम, एक सेक्शन पे आप ज्यादा से ज्यादा 4 बार चला सकते हो बस। मैडम नहीं, ये गलती इसलिए होती है कि एक तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि फुल टेम्परेचर पर आइनिंग करते हैं। जब आप इतनी हीट बाल को दोगे तो ऑब्वियसली कलर उड़ेगा ही उड़ेगा। इसलिए मैंने जो आपको टेम्परेचर बताया है ना, वो बिल्कुल माइनर टेम्परेचर बताया है, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा और रिजल्ट भी मिलेगा आपको अच्छा। वो इसलिए आती है मैडम, मैंने आपको बताया ना, अगर आपने कोई भी ब्लीच करके कलर किया है ना, तो गीले बालों में लगाओ और उसको रिंस कर दो। रिंस करने के बाद आपका कलर कभी भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि जब आप केराटिन की आइनिंग करते हो ना, तो केमिकल रिएक्शन के कारण कलर उड़ता है। लेकिन अगर आपने केराटिन को ही रिंस कर दिया ना और उसके बाद आइनिंग कर रहे हो सुखा के, तो कलर भी नहीं उड़ सकता, आपका कलर वैसा ही रहेगा जैसा किया होगा आपने। हाँ हाँ, डाल सकते हो, बिल्कुल आप डाल सकते हो। हाँ डाल सकते हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कलर का ही फर्क आता है बस। ओके, समझ आ गया आप लोगों को ये? ठीक है, मैं आपको हाइलाइट्स की एप्लीकेशन बताता हूं। जी बताइए। जीके, सिर्फ और सिर्फ जीके।
जी मैडम। तो वो बहुत लोग कौन सी यूज करते हैं, आपने देखा है कभी? तो भाई यही बात है मैडम, फिर उनकी बात आप कैसे मान सकते हो, जो सिर्फ अपनी चीज को बेस्ट बता रहा हो? आप कैसे मान सकते हो कि वो दूसरे की चीज को गलत बता रहा है, वो उसकी चीज सही होगी? बिल्कुल पड़ता है मैडम। अब आप एक बात बताओ, 1500 रुपए लीटर वाली कैरेटीन किसी को करोगे तो वो 30,000 रुपए लीटर वाली जैसा रिजल्ट थोड़ी दे देगी। जी फराज जी। नहीं, नहीं करती। हम्म। हाँ जी। किसका? हाँ बढ़िया है, मैंने यूज नहीं किया लेकिन सुना है उसका रिव्यू अच्छा है। बढ़िया मैडम, वो बहुत बढ़िया है। एक सलोन में यूज की थी मैंने, बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलो। जी मैडम। ज्यादा नहीं, मैं ज्यादातर जीके ही यूज करता हूँ, नॉर्मल। देखो ऐसा होता है, अगर आप प्रोडक्ट किसी को ओरिजिनल लगाओगे तो रिजल्ट भी ओरिजिनल वाला ही पाओगे, है ना। जितनी थर्ड क्लास चीज यूज करोगे आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आपको ये लगेगा कि सिखाने वाला गलत था, या जो मैंने सीखा है मेरी नॉलेज में कोई कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, पर कमी होती है असल में आपके प्रोडक्ट में। अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया होगा ना तो आपको रिजल्ट जरूर देगा वो। टेलकॉम सेक्शन क्लिप दो। उनके लिए मैडम, उन्हीं के लिए नैनोप्लास्टिया वगैरह बनाया गया है। कल आपको पढ़ाएंगे नैनोप्लास्टिया ब्लूटॉक्स, तब आपको पता चलेगा किन सिचुएशंस में आपको उसे यूज करना होता है। दूसरे हाँ कर सकते हो, मर्जी है आप। उसको रख लो ना, हाँ। हाँ धो सकते हो। शैम्पू नहीं करना, सिर्फ रिंस करके, जैसे ये कलर वाले बाल पे करते हैं ना, केराटिन की लगाया और 15-20 मिनट बाद रिंस करके और स्ट्रेट ड्रायर करके आइनिंग कर दो। रिजल्ट तो उसका भी मिलेगा आपको। कुछ भी नाम देके कस्टमर को कर देना। नहीं मैडम, अगर ये स्ट्रेट करता ना तो जो आपको इतनी बड़ी मैंने थ्योरी लिखवाई, पूरा पर्चा भर गया होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर होती कि ये बाल को स्ट्रेट करेगा। नहीं है ना। मैंने ये भी लिखवाया कि आर्टिफिशियल केराटिन क्या काम करेगा। वो सिर्फ एक लेयर बनाएगा, जो लेयर स्मूथ होगी, ठीक है, जो बाल को स्ट्रांग दिखाएगी, रिपेयर दिखाएगी, बस। इससे ज्यादा केराटिन कभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। देखो आज हम सीख रहे हैं हाइलाइट्स करना, कि हाइलाइट्स कैसे की जाती हैं, क्या सेक्शन रहेगा। प्रैक्टिस करोगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे, ये बात पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। आपको उठना पड़ेगा, यहाँ चलो, यहाँ हो। नजर आ रहा है आपको? बेटा वहीं बैठ जाओ। देखो सेम जैसे कल हमने ग्लोबल कलर की एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, वैसे ही। अरे वर्मा जी, ओ वर्मा जी, यार मान जाओ यार, समझो बात। सबसे पहले आपको 4 सेक्शनिंग करनी है बाल में। बाल को अलग अलग डिवाइड कर लेना है। नजर आ रहा है सबको? आप लोग अपने माइक ऑन कर लो, मुझे सुनाई नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो 4 सेक्शनिंग डिवाइड करके
हाइलाइट्स करने के लिए आपको हमेशा सेक्शन ऐसे सीधा लेना चाहिए और पतला सेक्शन लेना चाहिए, यानी कि 1/2 इंचेस। बहुत थिक सेक्शन नहीं चल पाएगा। एक तो पतला सेक्शन लेना है और सेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, बहुत ज्यादा थिक ना हो सेक्शन। सिर्फ ½ इंच का सेक्शन लेना, जितना हम स्पूनिंग की आइनिंग में लेते हैं ना, बिल्कुल पतला सेक्शन, वैसे ही बिल्कुल पतले सेक्शन में आपको हाइलाइट्स करनी पड़ती हैं। हाइलाइट्स करने का सबसे आसान तरीका होता है कि बाल को बिल्कुल पास से पकड़ो। ऐसे ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे दूर से, तो इतनी दूर से कभी भी नहीं पकड़ना। बाल को बिल्कुल ऐसे पास से पकड़ो और रूट के पास ही कोम ले जा करके हाइलाइट्स निकालो ऐसे। माइक बंद कर लो सारे, रुको मैं ही कर देता हूँ। हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे रूट के पास से ही आप बाल को पकड़ो, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 इंच का 4 इंच का गैप बस, और रूट के पास ले जाके कोम को वहां पर आपको ऐसे एक एक हाइलाइट्स को उठाना है। हाइलाइट्स में मिनिमम 1 फिंगर का गैप होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने हाइलाइट्स निकाली और इनमें अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो प्रॉपर कम से कम 1 कोम का गैप होना चाहिए कि 1 कोम बिना किसी बाल में टच हुए पूरी अंदर चली जाए। इतना गैप पर हाइलाइट्स में होना ही चाहिए। दूसरी चीज इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक तो स्टार्टिंग वाला बाल और एक एंड वाला बाल, ये दोनों बाल आपकी हाइलाइट्स में जरूर होने चाहिए, यानी कि इन दोनों बालों पर कलर आना चाहिए। एक तो जहां से आपने स्टार्टिंग की है और जो सेक्शन का एंड है, ये दोनों बाल आपकी हाइलाइट्स में होने ही चाहिए। अगर आपने इन दोनों बाल में से एक को भी मिस किया तो वो चीज आपको फाइनल रिजल्ट के समय नजर आएगी, दिखेगी कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। जैसे कि सपोज करो कोई कस्टमर ऐसे करके बाल बांधेगी पोनी, तो अगर आपने यहाँ वाली हाइलाइट छोड़ी तो वो यहाँ से नहीं दिखेगा, बाल यहाँ से काला नजर आएगा। अगर आपने यहाँ वाली छोड़ी तो बाल यहाँ से काला नजर आएगा। तो दोनों ही सेक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होना चाहिए आपके पास, और मिनिमम 1 फिंगर का या 1 कोम का गैप होना चाहिए। ये देखो, ठीक है। इसके बाद आगे आपको क्या प्रोसेस करना होता है मैं बताता हूँ आपको। कुछ इस तरह से आपके पास फॉइल पेपर होता है जिसमें आप ब्लेंडर को यूज करते हो, है ना। अब फॉइल पेपर की 2 साइड होती हैं, एक तो ये सिल्वर साइड जो शाइन कर रही होती है, दूसरी होती है थोड़ी सी मैट काइंड ऑफ। जो ये मैट साइड होती है सिल्वर फॉइल की, यहाँ आपको फॉइल ऐसे फोल्ड करना होता है, और फोल्ड करके आपको बाल पे फॉइल रखने से पहले ना फॉइल को ऐसे थोड़ा सा अपना ब्लेंडर लगाना होता है, प्रोडक्ट लगाना होता है, ताकि आपकी जो हाइलाइट्स आपने निकाली है आपके प्रोडक्ट से ऐसे चिपक जाए। अब इसमें देखो मैंने दोनों हाथ हटा लिए, लेकिन ये फॉइल गिरेगा नहीं, है ना। वो इसलिए प्रोडक्ट लगाया जाता है कि इससे हमारी सेफ्टी हो जाती है कि मैं ऐसे फॉइल को उठा के आराम से इस पे काम कर सकता हूँ, और वो ऊपर से बाल इधर उधर भागेगा नहीं, हिलेगा नहीं, चिपकाने के लिए बाल को। देखो ब्रश ऐसे चलाई जाती है ऊपर की तरफ, ऐसे खड़ा करके ब्रश आपको चलाना है ऐसे, ताकि पूरा बाल ऐसे नीचे की तरफ खिसक जाए। ऐसे खड़ा करके ब्रश चलाना है और फिर इस तरह से ऐसे करके मल्सीफाई आपको करना है। ये देखो नीचे वाला जो बाल था वो जस्ट उठा के उसको ऐसे ही नॉर्मल सीधा सीधा एप्लीकेशन करना है, ऐसे गोल 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 ब्रश नहीं घुमाई मैंने, यानी कि बाल को उलझाना बिल्कुल नहीं है, आपको सीधी एप्लीकेशन करनी है कि बाल में टेंगल जितना कम होगा। हाइलाइट्स के बाद क्या होता है कि लोग है ना टेंगल डाल देते हैं बाल में, अब जितना टेंगल होगा ना बाल उतना ही टूटेगा और उतना ही बुरा लगेगा। तो टेंगल ना आए इसलिए नीचे से बाल उठाना है और ऊपर की तरफ ऐसे सीधा करके चिपका दो बस। अरे मनीषा जी बंद करो इसे। देखो अब फॉइल कैसे बंद किया जाता है। फॉइल को हमेशा जो आपने ये फोल्ड किया हुआ है ना, इस फोल्ड के बराबर रख करके बंद करना होता है।
मनीषा जी माइक ऑन मत करो आप अपना, आपके बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से, सिंचन देख रहे हैं वो। देखो इस तरह से आपको जस्ट फॉइल को बंद करना होता है। आप प्रोडक्ट को जितना कम यूज करोगे उतना ही आपका फॉइल अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट फॉइल के अंदर भर दोगे वो फॉइल जो है वो नीचे की तरफ खिसकेगा आपका। तो फॉइल को जितना कम हो सके उतना प्रोडक्ट भरना फॉइल के अंदर। कम प्रोडक्ट को मल्सिफिकेशन अच्छी करना, बस बाल पे प्रोडक्ट लग जाना चाहिए, वो तब भी काम करके देगा। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इसमें लगा दिया तो फॉइल नीचे खिसकेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब हाइलाइट्स बंदी होती है ना तो फॉइल ऐसे नीचे खिसक जाता है। हाइलाइट्स जो होती है ना इतनी इतनी दिखाई देने लग जाती है, फॉइल नीचे खिसकता है। तो उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि आपने प्रोडक्ट ज्यादा लगाया होता है फॉइल में। अगर आप कम प्रोडक्ट लगाओगे तो 1 इंच भी फॉइल खिसक नहीं सकता आपका। हाइलाइट्स पैटर्न में आपने अगर एक सेक्शन में हाइलाइट्स की हैं तो उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आएगा वो आपको खाली छोड़ना होता है। ये देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक फॉइल लगा दिया तो इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आएगा वो पूरा 1 इंच थिक सेक्शन होगा और वो मुझे खाली छोड़ना है, जो मेरा ग्लोबल कलर बनेगा बाद में। तभी वो ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स बन पाएगा ना। अगर मैंने हर सेक्शन में हाइलाइट्स कर दी तो फिर मैं उसे ग्लोबल हाइलाइट्स नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें ग्लोबल वाला बाल तो छूटेंगे नहीं। हर बाल में मैंने हर सेक्शन में हाइलाइट्स करी। तो एक सेक्शन में आपको हाइलाइट्स बांधनी है जो कि सेक्शन पतला होगा, और जो सेक्शन बीच में खाली छोड़ा जाएगा ग्लोबल कलर के लिए वो आपका पूरा 1 इंच थिक सेक्शन होगा। उसके बाद दोबारा आपको एक पतला सेक्शन लेना है जिसमें आप हाइलाइट्स करोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस सेक्शन में हाइलाइट्स बांधी जाएंगी वो सेक्शन पतला रहता है, और जो सेक्शन खाली छोड़ा जाएगा वो सेक्शन मोटा रहता है। हाइलाइट्स निकाली जाती हैं कि रूट के पास से आपको बाल ऐसे पकड़ना है और रूट के पास कोम ले जा करके ही आपको हाइलाइट्स को क्रिएट करना होता है। ये देखो, बिल्कुल पतली निकालनी पड़ती है हाइलाइट्स आपको, और दूर दूर होनी चाहिए। बहुत एक दूसरे से ऐसे चिपका के नहीं निकालना कि ऐसे बहुत सारी हाइलाइट्स निकाल दी आपने। प्रॉपर कम से कम एक कोम पूरी ऐसे अंदर चली जाए बिना टच हुए, इतना गैप होना चाहिए आपकी एक हाइलाइट 2 हाइलाइट्स के अंदर। ठीक है। और फॉइल कैसे लगता है, ये देखो, फॉइल आपने सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट लगाया, प्रोडक्ट लगा के ये हाइलाइट्स इस प्रोडक्ट पर ऐसे चिपकाई जाती हैं। चिपकाने के बाद आप नीचे की तरफ पहले प्रोडक्ट लगाओगे और फिर आपको ऐसे ऊपर ब्रश चलाना है ताकि पूरी जो हाइलाइट्स हैं वो नीचे की तरफ खिसक जाए, नीचे की तरफ मर्ज हो जाए। फिर आपको प्रोडक्ट इस तरह से मर्ज करना होता है। कम प्रोडक्ट में ही आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। नीचे वाले बाल को कभी भी ऐसे गोल गोल नहीं करना, ऐसे उठाओ और ऊपर की तरफ ऐसे करके चिपकाओ प्रोडक्ट से, फिर दोबारा मोड़ो उसे और ऐसे चिपका दो ताकि उसमें टेंगल ना आए, वो बाल सिर्फ ऊपर नीचे रख करके उस पर प्रोडक्ट लग जाए। अगर टेंगल आएगा तो मतलब गड़बड़ कर दिया आपने। फॉइल इस तरह से बंद होगा, बिल्कुल बराबर ले जा करके ऐसे बंद करना है और दोनों साइड से ऐसे क्लोज कर देना है फॉइल को। बस यही पैटर्न आपको पूरे बाल में कॉपी करते हुए जाना है कि जिसमें हाइलाइट्स बांधी जाएंगी वो सेक्शन पतला होगा और जो खाली छोड़ा जाएगा वो सेक्शन मोटा होगा। उसके बाद आते हैं क्राउन सेक्शन पर। जब आप इस पैटर्न को यहाँ ऐसे कॉपी करते हो ना कि एक बांधा आपने, एक खाली छोड़ा, फिर ये पतला वाला है तो ये बांधा जाएगा, फिर ये मोटा वाला है ये खाली छोड़ा जाएगा, फिर एक पतला सेक्शन है इसमें हाईलाइट बांधनी है, फिर एक मोटा सेक्शन है ये खाली छूटेगा। तो यहाँ ऊपर आके आपके पास ये ऐसे एक चोटी बचेगी, यानी कि एक डायगोनल सेक्शन बचेगा, त्रिकोण, क्योंकि नीचे से बीच में सेक्शन चौड़ा था, नीचे तो सेक्शन पतला था। ऐसे जब ऊपर आओगे तो ये सेक्शन अपने आप ऐसे तिरछा हो जाएगा और ये डायगोनल बनेगा दोनों तरफ। कुछ इस तरह से डायगोनल सेक्शन होगा आपके पास जब आप यहां दोनों तरफ फॉइल बांध चुके होंगे। और इस डायगोनल सेक्शन को आपको अपने क्राउन सेक्शन में मर्ज करना होता है कि जहां पर ये डायगोनल सेक्शन निकला हुआ है ना, इसी सेक्शन को स्ट्रेट करके ऐसे क्राउन में मर्ज कर दिया आपने।
सपोज कि यहाँ पर ये आपका डायगोनल सेक्शन है और इस डायगोनल सेक्शन को आपने यहीं से अपना क्राउन एरिया में मर्ज कर दिया। ये देखो, इसको क्राउन सेक्शन बना दिया हमने। जो आपका पीछे का डायगोनल बचा था दोनों सेक्शन का, यहाँ का भी और यहाँ का भी, उसको क्राउन एरिया में सीधा मर्ज कर दिया। ये अब आपका पूरा क्राउन सेक्शन बन गया। इसको होर्शू सेक्शन भी बोला जाता है। जब पीछे से ऐसे यू हो जाए ना सेक्शन, तो उसको बोलते हैं होर्शू। ये होर्शू सेक्शन बन गया आपका। इस सेक्शन में आपका जब यहाँ आप साइड में अपनी हाइलाइट्स कंप्लीट कर लोगे फ्रंट में, और इस साइड भी कंप्लीट कर लोगे, तब आपको ये क्राउन सेक्शन में अपनी हाइलाइट्स कंप्लीट करनी होती है। और इसको ऐसे किया जाता है कि सपोज करो कि अगर आपका लास्ट फॉइल इन बालों में लगा हुआ है ऊपर, यहाँ इन बालों में ऊपर ही आपका फॉइल लगा हुआ है, सपोज आपका लास्ट फॉइल यहाँ लगा हुआ है ऐसे, तो आपको एक सेक्शन खाली छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर फॉइल लगा हुआ है तो यहाँ से आपको एक सेक्शन छोटा सा खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर यहाँ पर फॉइल नहीं लगा हुआ है, यानी कि आपने बाल छोड़ा हुआ है और उसके नीचे है फॉइल, तो आपको यहाँ से पहले ही सेक्शन में हाइलाइट्स करनी स्टार्ट करनी है, फिर ये सेक्शन छोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर है? समझ आया आपको? अगर आपने लास्ट हाईलाइट यहाँ पर बांधी हुई है होर्शू सेक्शन के बिल्कुल पास में, तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन खाली छोड़ना पड़ेगा स्ट्रेट ऐसे सीधा, जैसे आप हाईलाइट बांध रहे होते हैं सीधे सेक्शन में। और अगर यहाँ पर आपने फॉइल नहीं बांधा हुआ है तो आप सीधा पहले ही सेक्शन से हाईलाइट्स करनी स्टार्ट कर दोगे। पकड़ो, छोड़ दो। ये देखो कि मैंने सेक्शन लिया और इस सेक्शन को वैसे ही सेम पैटर्न में पकड़ा पास से, और रूट के पास से आपको इस तरह से हाइलाइट्स निकालनी है। ये देखो, रूट के पास से आपने हाइलाइट्स निकाली, फॉइल को लगाने से पहले फॉइल पे ऐसे प्रोडक्ट लगाना है, तब हाइलाइट्स को इस पर ऐसे चिपकाना है। स्टार्टिंग करनी है नीचे की तरफ से, पहले जो बीच वाला बाल होगा उसको ऐसे चिपका देना है, उसके बाद ब्रश ऐसे चलेगा ऊपर यहाँ करने के बाद फिर इस बाल को ऐसे मर्ज किया जाता है पूरे प्रोडक्ट में। ये एप्लीकेशन होने के बाद आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट दोबारा लेना है और नीचे के बाल को ऊपर ऐसे चिपका देना है। बस जस्ट इतनी सी एप्लीकेशन होती है। यही पैटर्न आपको पूरे क्राउन में कॉपी करते हुए जाना है। अब आपने ये बांध दिया तो इसके बाद एक सेक्शन खाली छूटेगा, फिर आपने एक पतला सेक्शन हाइलाइट्स बांध दी, उसके बाद फिर एक मोटा सेक्शन खाली छूटेगा। सेम पैटर्न पूरे क्राउन में फ्रंट तक आपको यहाँ तक पूरा ये फ्रंट पर यहाँ तक कॉपी करना है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि ये जो फ्रंट वाला एरिया आएगा ना, ये जो डायरेक्ट उसका जो फेस एरिया आएगा फ्रंट, इस पर हाइलाइट्स जरूर करनी है, ये आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने ये छोड़ दिया वो तब भी पैच ही लगेगा, क्योंकि अगर पूरे बालों में हाइलाइट्स होगी और यहाँ का बाल ऐसे काला दिखेगा फ्रंट से, तो भी वो बाल अच्छा नहीं लगेगा, वो पैटर्न सही नहीं जाएगा उसका। फिर सीधा स्ट्रेट सेक्शन जैसा हम नीचे चल रहे थे वैसे ही। आज तो तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, अच्छा, आज भी ठीक नहीं है? क्यों? नींद के? अच्छा, अरे रे,
कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास हमारी इतनी होनी थी। कौन सा? देखो, जो फोर सेक्शन निकलता है ना वो यहाँ निकलता है। ये जो ईयर पार्ट होता है ना, जो जैसे ये कान है, ईयर की जो सबसे ऊपर वाली बीच वाली हड्डी होती है, यहाँ पर निकलता है ईयर पार्टीशन। सपोज जैसे ही मेरा कान दिख रहा है आपको, तो मेरे जो यहाँ है ना, यहाँ निकलेगा ईयर पार्टीशन। यहाँ पर किसी भी क्लाइंट का हो यही निकलेगा। आप यहाँ पर ऐसे फिंगर रख लो और ऊपर की तरफ से ऐसे कोम लेकर आओ, आपकी फिंगर से कोम टच होगी तो वो सेक्शन अपने आप सीधा निकलेगा। ऐसे निकाला जाता है ईयर पार्टीशन। ये देखो, यहां निकलेगा। तभी तो उसको ईयर टू ईयर पार्टीशन बोलते हैं ना, कि इस कान से उस कान तक बिल्कुल बराबर जाना चाहिए, तभी वो ईयर पार्टीशन माना जाता है। इसलिए उसका नाम ईयर टू ईयर पार्टीशन होता है। मनीषा भावसर जी। जी मैडम बोलिए। हाँ मैडम, वीडियो बनी हुई है इसकी। हाँ मैडम, ये पास की बनी हुई है वीडियो। हाँ मैडम, वो वीडियो जो रिकॉर्डिंग है आपकी, वो पास से ही बनी हुई है। वो लड़की उठ के बना रही थी बिल्कुल पास से ही। जी बनी हुई है, वो बनी हुई है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको। मैडम, स्ट्रेट ही होगा वो, सारा सेक्शन ही स्ट्रेट होता है। जब क्राउन ही स्ट्रेट है तो वो भी तो स्ट्रेट होगा ना। हाँ मैडम, स्ट्रेट होगा वो। नहीं नहीं नहीं, डायगोनल नहीं होता, वो स्ट्रेट लेना पड़ता है। देखो, पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न पूरा सेम चलता है। आप कभी भी पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, कि कहीं से आपने सीधा ले लिया, कहीं से डायगोनल। जिस पैटर्न से आपने स्टार्टिंग की है, वही पैटर्न पे आपको वो बाल खत्म करना पड़ेगा, तभी वो पैटर्न कंप्लीट माना जाएगा। या तो आप इतने प्रो हो कि आप कुछ भी करो तो संभाल लोगे, तब तो आप कुछ भी करो, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। रोक तो आपको अब भी कोई नहीं रहा। लेकिन अभी आप अगर छेड़छाड़ करोगे चीज से, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ लगती होगी, कमी लगती होगी, है ना। तो जब तक आपको अच्छे से नहीं आता है, परफेक्शन से नहीं आता है, तब तक तो पैटर्न जैसे होना चाहिए वैसे करो। और जब आपको बहुत अच्छा हाथ साफ हो जाए आपका, फिर कुछ भी कर सकते हो आप। वो वो 10 फॉइल का मतलब होता है ईयर टू ईयर पार्टीशन हाइलाइट्स होगी, वो पीछे नहीं होती। उसमें आप बस क्राउन एरिया पर बांधो 4 फॉइल, 5 फॉइल, 4 ही बनते हैं वैसे तो। 4 फॉइल क्राउन एरिया पर आ जाएंगे और 2 इस साइड 2 इस साइड, आपकी इसी में हो जाते हैं 10 फॉइल बस। ब्लॉन्डर, ब्लॉन्डर यूज करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से शॉशकॉफ का, सबसे बेस्ट शॉशकॉफ। दोनों 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 बढ़िया। मुझे नहीं पता मैडम, मैं सिर्फ प्रोफेशनल ब्रांड यूज करता हूँ मैडम। कोई भी लोकल ब्रांड की जानकारी अगर आप मुझसे चाहेंगे तो वो मुझे पास नहीं मिलेगी। पाउडर बेस्ड ब्लॉन्डर ही अच्छा रहता है। क्रीम बेस्ड ब्लॉन्डर सिर्फ एक मार्केटिंग का हिस्सा है और कुछ नहीं। ओके जी, हम लोग कल मिलते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो नुकसान आपका है, ये बात ध्यान रखना बस। आगे आपकी इच्छा। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय।